नमस्कार, मैं अदिति नागर। आपने कई कॉरिडोर की चर्चा सुनी होगी। अब मैं आपके साथ चर्चा करूंगी पॉलिटिकल कॉरिडोर की। मैंने वर्षों सत्ता के गलियारों में बिताए हैं। इतने वक्त में सियासत का हर रंग देखा है। गवा रही हूं सरकारों के बनने और सत्ता से हटने की। इन लोगों के बीच रणनीति से इलेक्शन की दिशा कैसे बदल जाती है, ये भी मैंने देखा है। मैंने सत्ता और सियासत दोनों को बराबर कवर किया है। संसद की तीखी बहस सुनी है और क्रांतिकारी कानूनों को पारित होते हुए भी देखा है। मेरा मकसद है कि मैं आपको बताऊंगी कि सत्ता के गलियारों में जो हो रहा है, इससे भविष्य की क्या तस्वीर बनती है और कैसे बिगड़ती भी है। नेता जो दावे कर रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है, यानी आने वाले वक्त में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। इससे देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में मेरे साथ। ये प्रकृति में बदलाव का मौसम है। सूरज देवता 14 जनवरी से उत्तरायण हो जाएंगे। उसके बाद बसंत बहार में फूलों के खिलने की ऋतु आने वाली है। इसका अपना पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। लेकिन आज हम बात करेंगे सत्ता के सूरज के दक्षिणयान होने की। जी हाँ, सत्ता का सूरज दक्षिणयान होने की पूरी तैयारी में है और इसका अपना ही राजनीतिक और राष्ट्रीय महत्व है। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे, समझाएंगे और ये तस्वीर दिखाएंगे कि सत्ता के सूरज के दक्षिणयान होने के क्या क्या मायने हैं और किस तरह ये आने वाले वर्षों या दशकों में राष्ट्र राजनीति को बदल सकता है। हम बात करेंगे सत्ता के सूरज को दक्षिणयान होने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासती बिसात की और राजनीति के महारथी अमित शाह के गेम प्लान की। लेकिन इससे पहले आपको समझाएंगे कि सत्ता के सूरज के दक्षिणयान होने के क्या क्या मायने हैं। रायसीना की पहाड़ी से विंध्याचल पार विजय नजर, सियासत के स्थापित पैमाने बदलने की बाजी। अगले 1.5 महीने में दक्षिण की नजर पर नब्ज टटोलने का पूरा प्लान और तेलंगाना चुनाव में शुरू होगा बीजेपी का दक्षिण विजय अभियान की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई कोर कमेटी। शाह की सेना का गुजरात से दक्षिण की ओर कूच। आपको अब तक अंदाजा हो गया होगा कि मैं बात कर रही हूं 2014 से सियासत के क्षितिज पर चमक रहे बीजेपी के सत्ता के सूरज की, जैसे अब दक्षिण भारत में चमकने की पूरी तैयारी और गेम प्लान तैयार हो रहा है। 2024 में बीजेपी के रायसीना विजय के 10 साल पूरे हो जाएंगे। 2 बार लगातार केंद्र की सत्ता हासिल करने के दौरान बीजेपी का उत्तर भारत से बड़ी बढ़त हमेशा मिलती नजर आई है। लेकिन अब दक्षिण भारत के 5 राज्यों में सत्ता का सूरज उतनी तेजी से नहीं चमक रहा था। उसके लिए काम करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है और मोदी शाह की जोड़ी सत्ता के सूरज को दक्षिण में उदय करने की पूरी तैयारी में लग चुके हैं। वे इसलिए कि हर बार खुद ही के लिए पहले से ज्यादा बड़ी चुनौती पर जीत हासिल करना बीजेपी की आदत का हिस्सा बन चुका है। साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने दक्षिण विजय अभियान को अपना एक अलग लक्ष्य तय कर लिया है और इसी के साथ तय कर ली गई है लक्ष्य को फतेह करने की पूरी रणनीति। यहां मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूं। अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद ही इस बात के पूरे संकेत दे दिए थे। उन्होंने एक बात कही थी जो मैं आपको याद दिला दूं। बीजेपी का स्वर्णिम युग तब आएगा जब हम त्रिपुरा, बंगाल, केरल, उड़ीसा में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी और शाह इसी गेम प्लान को जमीन पर उतारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आज सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूं बीजेपी के दक्षिण विजय अभियान की इनसाइड स्टोरी। आजादी के बाद से ही लगातार विंध्याचल पार दक्षिण के 4 राज्य, जो 2014 में 5 राज्य बन गए थे, इन सभी राज्यों में पहले कांग्रेस और बाद में क्षेत्रीय क्षत्रपों की सत्ता बनी और बिगड़ी। लेकिन बीजेपी हमेशा से दक्षिण में राजनीतिक अछूत की स्थिति में रही। लेकिन हालत तब बदले जब 2007 में बीजेपी ने सत्ता में सेंधमारी की और कर्नाटक को बीएस येदियुरप्पा के रूप में बीजेपी का पहला सीएम मिला।
इसके बाद 2008 में हुए चुनाव में कर्नाटक में कमल खिला और बीजेपी ने दक्षिण भारत की पूरी जो राजनीति थी दक्षिण भारत की, उसमें अपना पहला सफल कदम रखा। ये तो हुई बात इतिहास की, लेकिन आज तो बात मैं आपको बताने जा रही हूं उसे इन दिनों पावर कॉरिडोर के पॉलिटिकल पंडित भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर दक्षिण भारत में किस तरीके से प्लानिंग चल रही है, तो बात यह है कि दक्षिण विजय महाअभियान की वो बातें जो अभी तक रायसीना की राजनीतिक चर्चाओं में नहीं आई है, उसको हम आपको डिकोड करके बताएंगे। बीजेपी दक्षिण के 5 राज्यों से 2024 के चुनाव में बड़ी बढ़त लेने के मूड में है और जैसे कि हमने आपको पहले कुछ देर पहले समझाया था, बताया था कि अब तक उत्तर भारत में बढ़त ले रही बीजेपी दक्षिण की ओर रुख कर रही है। वो इसलिए भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में 2019 से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं कि खुद के कार्यकाल में बनाए नए संसद भवन में उस बड़ी जीत के साथ पहुंचे। और ऐसा इसलिए भी कि दक्षिण में राष्ट्रवाद का वो राग बुलंद किया जाए जिससे कि बीजेपी के पितृपुरुष कहे जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए थे। और ऐसा इसलिए भी कि फिर कोई एक वोट के कारण बीजेपी को सत्ता से बाहर ना कर सके। और ज्यादा बड़ी चुनौती है तो ज्यादा बड़ी रणनीति बना रही है बीजेपी। अब क्या है मिशन के पीछे की रणनीति, उसको हम बिंदुवार आपको समझाएंगे। दक्षिण भारत के 5 राज्य आंध्रा, तमिल, तेलंगाना, केरल और कर्नाटका लोकसभा की 130 सीटें। अब इस पे क्या गणित है, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, अपनी बौद्धिक प्रतिभाओं का लोहा मनवाने के लिए उसको पहचाने जाते हैं ये पूरा दक्षिण भारत के लोग। और दक्षिण भारतीय 5 राज्यों के नागरिकों की एक बात बहुत कॉमन है, पांचों राज्यों के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने तरीकों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तमिलनाडु का जो हिंदी विरोधी आंदोलन और भाषा के आधार पर 1953 में जो संयुक्त आंध्र बना था, ये इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। दक्षिण की इसी खासियत को बीजेपी के प्रबल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़कर अब देखा जा रहा है और पूरी तैयारी उस तरीके से हो रही है। सत्ता के सूरज को दक्षिणयान करने का ये सबसे बड़ा फॉर्मूला माना जा रहा है। फिर कुछ दिनों पहले बनारस में हुए काशी तमिल संगम को भले ही उत्तर दक्षिण की सांस्कृतिक चेतना, मिलन, एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स एंड संस्कृति की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की सांस्कृतिक समागम के पीछे की राजनीतिक जो फॉर्मूला है उसे फिलहाल उस तरीके से कोई नहीं माप पाया। हम आपको समझाते हैं। इसे एक दांव में पीएम मोदी ने उनके रणनीतिकार अमित शाह दोनों ने मिलकर राहुल गांधी की जो केरल से शुरू हुई यात्रा को फेल करने की तैयारी की। कैसे? ये यात्रा शुरू होने के 1 महीने पहले ही ये पूरा जो समागम है वो तैयार हो चुका था। प्रबल राष्ट्रवाद के पैरोकार बीजेपी ने अब राष्ट्रवाद को संस्कृति से जोड़ने की तैयारी कर ली है। इस संगम में बताया गया कि तमिलनाडु के नाट्यकोटी शत्रम की ओर से काशी विश्वनाथ मंदिर में 2010 वर्षों से लगातार 3 बार की आरती की जाती है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो आरती हो रही है वो साउथ के जो बड़े पंडित हैं वो लगातार करते आ रहे हैं। इसे बोलते हैं लिंक साउथ से नॉर्थ का। इसे बोलते हैं लिंक प्रधानमंत्री किस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र और साउथ का जो एक लिंक जोड़ रहे हैं और जो दिख रहा है इतिहास में होता है उसको किस तरीके से एनकैश किया जा रहा है। आरती के लिए भस्म और चंदन भी तमिलनाडु से आ रही है, वहीं से मंगवाया जाता आया है दशकों से। और देश की आज़ादी से पहले यानी 1926 में बनारस में जो दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसने की जो शुरुआत है वो भी अय्यर परिवार ने की। 1950 के बाद कुछ चुनिंदा सिनेमा हॉल में सुबह एक शो दक्षिण भारतीयों के लिए चला करता था। और ये जो तमाम आयोजन है ये कहाँ हो रहा है, इसकी जगह क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर कैसे दस्तक दे रहे हैं। सांस्कृतिक जो एक्सचेंज है उसकी दस्तक उस तरीके से साउथ में घुसने की तैयारी है। अब बात करते हैं राज्यवार राजनीतिक शाह और मात की। दरअसल बात करेंगे हम तेलंगाना की। केसीआर से नाराजगी, संगठन और सितारों के सहारे तेलंगाना फतेह करने की तैयारी। अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक ऐसा समय था जब कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प नहीं था। इसकी कल्पना भी बेमानी थी। इसे हकीकत में एक ऐसे नेता ने कर दिखाया जिसका राजनीति से कोई खासा लेना देना नहीं था। वह थे एनटी रामाराव, एनटीआर उन्हें कहा जाता है।
जिन्होंने 1983 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके एक करिश्मा ही दिखाया था। अब बीजेपी उसी प्लान के सहारे आगे चल रही है। तेलंगाना में उसी को दोहराने की पूरी तैयारी में है। एनटीआर के पोते जूनियर एनटीआर को वहां से आगे करने की तैयारी है। और आपको यह भी बता दें कि राजामौली के पिता को राज्यसभा भेजने का मिशन भी इसी पूरे प्लानिंग का हिस्सा है। और यह भी माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सिनेमा जगत के कई बड़े लोग बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। और वही 2019 में जो 4 लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी पूरे तेलंगाना में अपना संगठन का विस्तार जो उन्होंने किया है, वो भी इस मिशन का एक बड़ा हिस्सा है। डीएमके के खिलाफ माहौल बनाकर और एआईडीएमके में चल रहे मतभेद का फायदा उठाकर एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किया है। प्रतिभाशाली युवाओं को मौका देना, बीजेपी नॉर्थ में भी करती आई है, लेकिन साउथ में किस तरीके से युवाओं को भाजपा के राष्ट्र और हिंदुत्ववादी जो एजेंडा है उसके साथ जोड़कर तमिलनाडु में जगह बनाने की पूरी तैयारी है। ये पूरी स्ट्रैटेजी केरला की अगर बात करें तो क्रिश्चियन वोट बैंक को साधने में जुटी है बीजेपी। आरएसएस और बीजेपी नेता दूरी मिटाने में लगे हुए हैं। और देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस ने काम किया, दशकों से काम किया। आज नॉर्थ ईस्ट में असम के साथ साथ कहां पर बीजेपी का परचम है, ये हम सभी जानते हैं उसके नतीजे। यानी अगर आरएसएस जमीन पर काम कर रही है, बीजेपी के नेता वहां पर लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं और अमित शाह का रणनीति और नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ है, तो कोई भी कांटों भरी राह आसान हो जाती है। यही पूरी प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी केरल में अपने आधार को मजबूत करने के लिए सभी अवसरों का उपयोग कर रही है, जिसमें राष्ट्र नेताओं का यात्रा, कार्यकर्ताओं में ईसाई धर्म जो गुरु हैं उनके साथ बैठकों में शामिल होना। ईसाई समुदायों का समर्थन के बिना ये बीजेपी अच्छी तरह समझ गई है कि राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण जो हैं वो पूरी उसकी तरफ से चाहते हैं कि वो पूरी चंद्रबाबू नायडू के साथ आ जाए। पवन कल्याण जो पूरी पार्टी है उसको चाहते हैं कि उनके साथ आ जाए। वहीं आंध्रा की अगर बात करें तो मोदी का चेहरा और योजनाओं का दम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरे साउथ में ही नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भी करेंगे, सभाएं करेंगे और केंद्र की योजनाएं जाएंगी, लेकिन आंध्रा की अगर बात करें तो वहां पर मोदी का चेहरा, योजनाओं का दम जो पूरी दम है वो घर घर तक पहुंचाने की प्लानिंग है और वो शुरू हो चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्रा में बीजेपी का वोट शेयर केवल 1% था, उससे भी कम था। और भाजपा राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत करने और 2024 के विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में अपनी उपस्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उसी पर निर्भर है पूरी तरीके से। आंध्रा में बीजेपी छोटी छोटी सभा, जनसंपर्क के माध्यम से घरों तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना और भाजपा केंद्र योजना, राज्य में उनके क्रियान्वयन और आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत परियोजनाओं पर कैसे काम करना है, कैसे धरातल पे लाना है और लोगों को ये बताना है कि केंद्र की योजना कैसी लाभकारी है और कैसे लोगों तक पहुंच पाए, इस पर ध्यान देना है। और वही पूरी रणनीति है ताकि राज्य को केंद्र की मदद को रेखांकित किया जा सके जब रैलियां हो, जब लोगों को बात करें। और आंध्रा में कमल खिलने की एक बड़ी जिम्मेदारी सुनील देवधर के पास भी है, क्योंकि ये वही सुनील देवधर हैं जिन्होंने त्रिपुरा में वामपंथी किला ढहाने की पूरी जो भूमिका थी उसमें एक अहम रोल निभाया था। अब कर्नाटक की बात करें। कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक वो द्वार है जहां से साउथ में एंट्री बीजेपी पहले ले चुकी है। और इस बार सरकार को रिपीट करना, सिद्धिरमैया वर्सेस नरेंद्र मोदी, और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी यात्रा निकाल ली है, तमाम चीजें की हैं, कर्नाटक के लिए लिंगायत वोट बैंक को बचाए रखना और मुख्यमंत्री जो हैं बोमई, उनके लिए अपनी एंटी इनकम्बेंसी और जो वो कार्यकर्ताओं से मिलने का जो गैप रहा उसको कैसे भरपाई करें, क्योंकि आखिरकार कर्नाटक में भी नरेंद्र मोदी वर्सेस सिद्धारमैया होंगे। बड़ी चुनौती है। वहीं साउथ मैसूर बीजेपी की कमजोर कड़ी जरूर है, लेकिन अमित शाह ने हाल ही में वहां पर दौरा किया, संगठन के कई लोगों से मिले और सहकारिता सम्मेलन भी किया, उसमें भाग लिया, मिल्क फैक्ट्री वहां पर लगाई और वहां लगाने से सीधा सीधा टारगेट जो साउथ मैसूर है वहां की 55 विधानसभा सीटों में सीधे 50% से ज्यादा सीटों पर टारगेट करना है और ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसलिए कर्नाटक जो है उसमें हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी गए, उनका रैली हुई, उनके भाषण हुए और भीड़ इकट्ठी होने से कहीं न कहीं वहां पर
एक मजबूती मिली और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा और इसी के साथ साथ कांग्रेस ने अपनी यात्रा भी बस से शुरू कर दी है अलग अलग तरीके से। अब ये नेता राज्य प्रभारियों से कोऑर्डिनेशन करके केंद्र नेतृत्व को रिपोर्ट देते हैं और ये पूरा जो गेम प्लान है, रणनीति का जो हिस्सा है, वो वही है जिस पर बीजेपी इस दौर में ऑन पेपर काम कर रही है और जमीन पर उतारती है। इसके लिए पांचों विधानसभा जो हैं उनके अलग अलग रणनीति है, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से काम हो रहा है वहाँ पर। नेताओं की कोर कमेटी, 55 दिनों तक पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल कमेटी बनाने का टारगेट, ये सब पूरा तैयार हो गया है। इसके अलावा टीम पहुंच गई है। कर्नाटक और तेलंगाना में 3 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जो राज्य के प्रभारियों से कोऑर्डिनेशन करेंगे, केंद्र नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे और इस टास्क की मॉनिटरिंग के लिए कोर कमेटी भी अलग से बनाई गई है। समय से आगे चलना नरेंद्र मोदी अमित शाह की फितरत है। जब गुजरात चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियां 27 साल के शासन को चुनौती देने की कोशिश कर रही थी, उसी वक्त अमित शाह मोदी दक्षिण विजय का प्लान तैयार कर रहे थे और यहां तक कि नवंबर महीने में ही दूसरे दलों की सोच से मीलों आगे गांधीनगर और नई दिल्ली में चल रही गोपनीय बैठकों में मोदी और शाह ने दक्षिण फतेह करने का खाका भी खींच लिया था। गुजरात चुनाव में ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद दूसरे दलों के महारथी चुनावी थकान उतार रहे थे, उसी वक्त शाह की सेना ने दक्षिण विजय के लिए कूच कर लिया था। इन्हीं बैठकों में 5 दक्षिण राज्यों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कार्य की भी समीक्षा की गई और ये ऑलरेडी सब कुछ तैयार हो गया है। बूथ स्तर की तैयारियों का आकलन करके प्रभारियों को 45 दिन तक के पूरा जॉब चार्ट तैयार कर लिया गया है और उस पर काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब उत्तर की जो पूरी रणनीति को दक्षिण में लागू करके 130 लोकसभा सीटों में से कम आधी सीटों पर जीत की रणनीति को लेकर काम शुरू कर लिया गया है। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, पुडुचेरी, बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण विजय के रास्ते में बीजेपी के सामने चुनौतियां नहीं हैं। 5 राज्यों में सिर्फ कर्नाटक ही है, सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता तक पहुंच पाई है। 130 लोकसभा सीटों में से अभी तक बीजेपी के पास सिर्फ 29 सीटें हैं, जिसमें 25 अकेले कर्नाटक से मिली। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, आंध्रा ने बीजेपी में खाता भी नहीं खोल पाया है, लेकिन बीजेपी की नज़र उस तेलंगाना पर है जहां से बीजेपी को लोकसभा की 4 सीटें हासिल हुई हैं और बीजेपी तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरना चाहती है और इसके पीछे भाषाई डेमोग्राफिक कारण बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है कि उससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा। पहले हमने आपको इस पर डिटेल में चर्चा की। कैपिटल सिटी हैदराबाद में धार्मिक मुद्दे, हिंदी भाषाओं की बड़ी तादाद भी बीजेपी के पक्ष में दिखती है, लेकिन आंध्र प्रदेश को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एनडीए से अलग हो चुकी टीडीपी को लेकर बीजेपी ने अभी कोई फैसला नहीं किया। केंद्र में परोक्ष रूप से मददगार वाईएसआर कांग्रेस के साथ जाना मुश्किल दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के नज़र में समिति जनाधार वाली पवन कल्याण की जन सेना पार्टी पर भी बीजेपी की नज़र है, जिस पर चंद्रबाबू नायडू की भी नज़र है, जो चाहते हैं कि वो उनके साथ आ जाए। तमिलनाडु और केरल में ये और मुश्किल दिखता है। तमिलनाडु में बीजेपी अपने बूते पे आगे बढ़ रही है, जहां डीएमके से सीधी टकराव की रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि अब तक तमिलनाडु में बिग ब्रदर की भूमिका में रही एआईडीएमके को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, जिस पर रणनीति लगातार बन रही है। अब मिशन दक्षिण पूरा करने के लिए बीजेपी और क्या क्या कर रही है, ये आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम इसको संक्षिप्त में अब आपको पॉइंटर्स में एक बार फिर समझाते हैं कि दक्षिण भारत में भाजपा के विस्तार की योजना, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, मोदी सरकार की योजना और नरेंद्र मोदी का चेहरा। 2024 से पहले सभी दक्षिण भारत के 5 जो राज्य हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी की रैली ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, उसकी प्लानिंग है। सरकारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारना, लोगों को अवगत कराना, शिलान्यास पीएम से करवाना, संदेश देने की कोशिश की। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो राज्य का विकास ज़्यादा तेज़ी से होगा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहली कोशिश दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में कमल खिलाने की है, जिससे एक दोबारा विश्वास पैदा हो कि सरकार रिपीट हुई, यानी कि सरकार बेहतर काम कर रही है। साउथ में एक बड़ा मैसेज आएगा। कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत में बीजेपी के सबसे ज्यादा उम्मीद तेलंगाना से है। तेलंगाना जितने
भी वहां पर लोग हैं, तमाम जो लोग हैं उनसे कैसे कनेक्ट हो। और तेलंगाना जीतने के लिए पार्टी ने संगठन महासचिव तरुण चुग के साथ ही सुनील बंसल, जिसपे बहुत ज्यादा विश्वास मोदी को भी है तो अमित शाह को भी है, उनको लगाया है, जो यूपी में 2017 में कई जीत में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। दक्षिण भारत में सुपरस्टार कलाकारों से राजनीति की बड़ी भूमिका होती है, वहां पर अलग तरीके से उनको देखा जाता है। तो तेलंगाना में जूनियर एनटीआर, जिसका हमने जिक्र किया, राजामौली समेत कई कलाकारों को उतारने की पूरी तैयारी है, यानी चौतरफे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी संगठन खड़ा करने के लिए मोदी सरकार ने राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और सह प्रभारी सुनील देवधर को बनाया है। जैसा हमने बताया था कि सुनील देवधर त्रिपुरा में वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने की वही रणनीति यहाँ पर कैसे रिपीट की जाए, यहाँ पर संगठन कैसे खड़ा करा जाए, उस पर उनकी भी बड़ी भूमिका है। सत्ता के सूरज को दक्षिणायन करने की तमाम जो चुनौती, रणनीति और आंकड़े हमने आपको बताए, तो अब क्या मान लिया जाए कि उत्तर भारत में चुनावी विजय के बाद मौजूदा भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह और आधुनिक भारतीय राजनीति के पुरोधा माने जाने वाले नरेंद्र मोदी के विजय घोड़े की लगाम दक्षिण भारत में भी पकड़ने की हिम्मत फिलहाल किसी विपक्षी दल में नहीं दिखाई दे रही। तो क्या मान लिया जाए कि अश्वमेध का घोड़ा यानी भाजपा का विजय घोड़ा अब पूरे भारत पर अपना राजनीतिक परचम लहराने के लिए तैयार हो चुका है। फिलहाल पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। दोबारा मिलेंगे आपको नए एपिसोड में नए चैप्टर के साथ अगले शुक्रवार पॉलिटिकल कॉरिडोर में। तब तक बने रहिए भारत 24 के साथ।